हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमारा मेन टारगेट जो है कि हम आपको 5 टॉपिक के क्वेश्चंस कराएंगे और ये केवल 5 क्वेश्चंस होंगे और ये 5 क्वेश्चन आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट होंगे जो कि जेई नीट IIT एडवांस के PYQ होंगे। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि इन क्वेश्चन को बस सॉल्व करा के ख़त्म कर दूं, कहानी अब कोटा पूरा कर दूं, नहीं। मेरा मोटिव है कि दोस्तों कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ मिले और आपकी मैक्सिमम चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लियर हो सके। तो देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, ये सारे PYQ हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, रेडॉक्स रिएक्शन से लिया है, ठीक है। फिर हमने जो चौथा क्वेश्चन लिया है वो हमारा है, ये तो हो गया, और ये हमारा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री से। और उसके बाद ये क्वेश्चन और है जो कि हमारा होने वाला है किससे, ये गैसेस स्टेट से होगा, ठीक है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्यूशन से हम देखते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुआ आइए हम ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, द पहला क्वेश्चन है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर अ फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर इज इतना, ठीक है। इफ डेंसिटी गिवन है इतना, देन आई, ठीक है, आई वैल्यू हमको बतानी है। अब देखो, आई हमारा क्या होता है, आप पढ़ते हो ना, क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है आई। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF बराबर होता है आई के एफ, ये कांस्टेंट होता है कि गिवन होगा आपको मोलैलिटी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, देखो ये हमें गिवन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये होता है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट गिवन होगा वाटर के लिए, जो भी है, जो भी हमारा ये KF गिवन है ना, तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और ये हमारा जो होता है मोलैलिटी होता है। अब देखो, अब आपको एक एक चीज़ हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है। अभी एक एक चीज़ को ओपन करके लिख दो। तो कैसे करना है आपको ध्यान देना, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है, इतना, कितना 0.0405, ठीक है। जैसे गिवन है सब लिख लो। उसके बाद हमें आई फाइंड आउट करना है, KF की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.86 गिवन है, और हमें मोलैलिटी भी नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इंडिकेशन क्या है, अब आप समझना, मोलैलिटी को निकालो, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो, क्वेश्चन में हिंट गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या गिवन है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर अ फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.4 मोलर। तो कंसंट्रेशन हमारा कितना गिवन है, 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन करके और लिखो। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो मोल है, सल्यूट की मोल है, वो कितने हैं, 0.5, और जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, यहाँ पे देखना 1 लीटर गिवन है ना। अब ध्यान देना, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है, अब ध्यान से बताना। तो देखो, हमें पता क्या है, देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमें 0.5 मोल हमें पता है कि गिवन है, कंसंट्रेशन पता है, डेंसिटी पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे आप, अब ध्यान देना, क्वेश्चन में यहाँ एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये मोल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ml पर लीटर गिवन था, ठीक है ना, आपको ml गिवन था। तो क्वेश्चन क्या था, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 ml पर लीटर गिवन था। तो ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालेंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे मास चाहिए सॉल्वेंट का, ये लिख लेना, नोट करके लिख लेना। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है डेंसिटी, मास ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालना है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन
वॉल्यूम होता है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? अब देखो, तो हमें पता है कि डेंसिटी कितना गिवन था, यहाँ पे देखो डेंसिटी गिवन था हमें 1.05 ग्राम पर ml, और हमें जो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, 1 लीटर सोल्यूशन में हमारा 0.5 ml हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। इसका मतलब तो हम क्या कर देंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ग्राम में निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका हमारा जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा जो मास आ जाएगा, मास लिखो ऐसे, ये आ जाएगा 0.525 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, आपको पता है ना, सल्यूट आ गया। अब हमें चाहिए क्या, सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, इधर हम लिख देते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। तो अब हमें पता है, चूँकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट यहाँ वाटर ही है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। तो जब मास ऑफ वाटर निकालोगे, वाटर ही तो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा कितना था वाटर के लिए, 1, और वॉल्यूम वाटर या पूरे सोल्यूशन का देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है ना। बोल रहा है कि फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन में कितना है, 0.5 ml 1 लीटर सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन हमारा कितना था, 1 लीटर, मतलब वाटर में 1 लीटर वाटर में 0.5 ml हमारा फॉर्मिक एसिड था। तो यहाँ पे 1 लीटर लिख लो, और ml में लिखोगे तो 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ml लिख लो। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1000 kg, क्योंकि हमें मास केजी में चाहिए। अब ध्यान देना, अब हमें पता चल गया कि ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml में है तो 1 ग्राम में होगा, और केजी में निकालना है तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो इसे 1 kg लिख सकते हो। ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख लो कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना। कोई डाउट, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह 1 kg लिख दिया। अब हमें पता है क्या, कि डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो हमारा डेल्टा TF कितना था, 0.0405। देखो यहाँ पे I हमें निकालना था, और KF की वैल्यू 1.86 गिवन थी। मोलैलिटी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था, 0.5। ये हमारा वेट था, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मिक एसिड का 46 हो जाएगा। अरे मोल तो यही होता है ना, वेट, ये वेट था हमारा ग्राम में, और हमारा डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मिक एसिड। और उसके बाद हमारा क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 लिख दो, तो 1 ही लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पे जब सॉल्व कर लोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 1.9। ठीक है, समझ आई बात इतने से? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 5 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्जर्व्ड आर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना, जो मैं बताऊँगा ऐसे याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या इमिशन लाइन पूछे, नंबर ऑफ इमिशन लाइन, ठीक है, अगर n2 से n1 में आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, n एक्साइटेड स्टेट से किसी n ग्राउंड स्टेट में, तो हमारा फार्मूला जो होता है n2 माइनस n1 बराबर n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 5, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो क्या है, n1 है, n2 है, क्या है, n2 है, वो क्या है, 5 है, और n1 क्या है हमारा, n1 हमारा जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि n2 कैसे 5 हुआ और n1 1 कैसे हुआ। ये बोल रहा है व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 5, मतलब बोल रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड है, तो n बराबर 5 है, तो मतलब एक्साइटेड है, तो n2 हुई होगा ये 5। और वो बोल रहा है ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट, n1 मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट के लिए n1 बराबर 1 हो जाता है ना, 0 मत लिख देना, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो n2 बराबर 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ 20 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ जाएगा
10 आंसर। तो ये आप याद रख लेना, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो स्टेट अगर गिवन है तो स्पेक्ट्रल लाइन या इनिशियल लाइन अगर पूछता है तो ये फार्मूला लगा देना, n2 माइनस n1, ठीक है ना। n2 क्या होता है, एक्साइटेड वाला, n1 होता है जहाँ पे आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन से। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। इसमें बोला था कि SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ H2O रिजल्ट्स इनटू एसिडिक मिक्सचर। बोला SO2Cl2 से रिएक्शन कराया जाता है H2O से, ठीक है। तो हमें एसिडिक मिक्सचर मिल रहा है, देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। तो बोल रहा है कि 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज। अब सिंपल है, क्वेश्चन को दिखने में डरावना लग रहा है पर बहुत आसान है। देखो अप्रोच देखो कैसे सॉल्व करना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन मैं जैसे आपको बताऊंगा आपको ऐसे करना। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, SO2Cl2 को बोल रहा है एक्सेस ऑफ H2O से रिएक्शन कराया गया। हालांकि रिएक्शन गिवन है, इसमें नहीं भी गिवन होगी तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट से लिख लेंगे। H2O से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, ठीक है। कुछ दिमाग लगा के रिएक्शन आप बना सकते हो, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन कुछ याद भी होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा था Cl है, हाइड्रोजन है तो HCl बना दिया, और SO2 है हाइड्रोजन है तो H2SO4 बना दिया। और आपको ये पता भी होना चाहिए, कुछ याद होनी चाहिए रिएक्शन इनऑर्गेनिक की। बाकी बैलेंस कर दो तो यहाँ पे 2H2 आ जाएगा और यहाँ पे 2HCl आ जाएगा। अब देखो अब आप कैसे सॉल्व करोगे। कभी भी अगर एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है तो एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट बराबर करने की कोशिश करो। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, x, कैन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास x मोल है स्टार्टिंग में SO2Cl2 के, तो यहाँ पे भी x मोल हमारा क्या हो रहा है, H2SO4 के बन रहा है, और यहाँ पे 2x मोल बनेगा। यहाँ पे SO2Cl2 x मोल है तो यहाँ से x मोल H2SO4 फॉर्म हो रहा है, और 2h यहाँ पे 2 है तो हमने 2x मोल HCl के फॉर्म दिखा दिए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना। मैंने बोला कि कभी भी एसिड बेस रिएक्शन हो तो इक्विवेलेंट ऑफ टोटल एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ टोटल एसिड कर लो बराबर इक्विवेलेंट ऑफ टोटल बेस, ठीक है ना। अब टोटल एसिड हमने क्यों बोला, क्योंकि जितने एसिड हैं उतने मिल के न्यूट्रलाइज करेंगे बेस को, ये नहीं कि एक एक लोगे, ठीक है, क्योंकि 2 एसिड है ना H2SO4 HCl, तो ये वाला मिल के बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। आप कहोगे सर इसमें तो बेस दिख ही नहीं रहा, देखो यहाँ पे क्या बोला कि SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ H2O रिजल्ट इनटू एसिडिक मिक्सचर। इसका रिएक्शन कराया गया तो ये एसिडिक मिक्सचर बना, दिख रहा है आपको। अब बोला ये एसिडिक मिक्सचर बना तो ये जो है 16 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। बोला इस एसिडिक मिक्सचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 मोल ऑफ NaOH को रिक्वायर की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या था, H2SO4 प्लस HCl। बाकी डिटेल में रेडॉक्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ पे सीख लो कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो अब हमें पता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, कई फार्मूले होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है, कई सारे फार्मूले होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। लाइट चली गई थी दोस्तों, तो लाइट अभी आ गई। तो देखो ये भी होता है, इसका फार्मूला एक और होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये भी होता है। तो ये सारे फार्मूले आप याद रख लेना, ठीक है। और कभी कभी N1 N इंटू वी भी लिखते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन होती है। तो मैं आपको सारे फार्मूले रिकॉल करा दिया एक बार, तो हमें इस यहाँ पे ज़रूरत कौन सी है, जो हमें अगर डाटा गिवन होगा हम वही फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि देखो क्या पता है कि यहाँ पे हमें x मोल पता है H2SO4 के, इसके भी मोल पता है, और वैलेंसी फैक्टर भी पता है, क्योंकि H2SO4 से 2H प्लस निकलेंगे, इससे 1H प्लस निकलेंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो हम फार्मूला लगाएंगे मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मोल कितने हो जाएंगे, H2SO4 के टोटल यहाँ लिखोगे तो x इंटू 2, ठीक है ना, समझना।
एक्स हमारा मोल हो गया, 2 क्या हो गया वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि यहाँ से 2 H+ निकलेंगे तो इसलिए 2 वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। उसके बाद HCl के लिखोगे तो 2x × 1 बराबर बेस के हमारे कितने मोल गिवन है, देखो क्वेश्चन में 16 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, तो 16 × 1 OH है तो वैलेंसी फैक्टर 1, जितने H+ होंगे वो उतने वैलेंसी फैक्टर होता है, अगर बेस है तो जितने OH है उतने। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू हमारी जो आ गई 4 आ गई। तो देखो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में यहाँ x मोल ही तो माने थे और पूछा ही क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। कोई दिक्कत? तो आपको कई सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसे याद रखना। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो जब भी कभी एसिड बेस आए तो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी है बढ़िया क्वेश्चन है गैसेस स्टेट से, तो इससे चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ अप्रोच सीखेंगे अपन, ठीक है। देखो तो बोला था एन ओपन वेसल, सॉल्व लिख लेते हैं, at 25 degrees Celsius is heated until 2/5 of the air in it has escaped from the vessel, assuming that the volume of the vessel remains constant, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो हमारे पास क्या है, एक एयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एयर है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना अगला क्या बोला है, बोला है कि यहाँ पे आप 27 कर लो तो ज़्यादा डाटा आसान हो जाएगा। 27 तो बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस से हम इसे क्या कर रहे हैं, केल्विन में चेंज कर रहे हैं, 300 केल्विन अभी से लिख लो, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना गैसेस स्टेट में। तो बोला है कि एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, हीट किया जा रहा है, ठीक है ना, until 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज escaped, बोला है कि जब तक कि 2/5 2/5 एयर escape ना कर जाए। तो देखो उसके बाद अब हमारा अगर हीट हो रहा है तो भाई आगे का टेम्परेचर कुछ यहाँ पे मान लो T है, हीट करने के बाद आफ्टर हीट, ठीक है। assuming that the volume of the vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated, तो मान लो टेम्परेचर यहाँ पे लेट T है, ठीक है ना, जहाँ तक वो हीट किया गया। अब ध्यान देना यहाँ पे मान लो आपको मोल पता नहीं थे, मान लो इनिशियल मोल कितने थे, इनिशियल मोल थे n, ठीक है। और यहाँ पे जब हीट किया गया, देखो बोला ना जब 27 डिग्री सेल्सियस था, हीट किया गया तो 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज escaped, तो बोल रहा है शुरू में अगर n थे इनिशियल मोल तो कितना स्केप कर गए, n - 2/5 n, वो n थे शुरू में, कितने स्केप कर गए 2/5 इनिशियल के, तो बराबर कितना हो जाएगा 3n/5। कोई दिक्कत? अब देखो अब फॉर ओपन कंटेनर, कभी भी अगर आपको फॉर ओपन कंटेनर गिवन हो, फॉर ओपन कंटेनर, ठीक है, फॉर ओपन कंटेनर हमेशा याद रख लेना जो P इनसाइड होता है वही P एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड होता है, और वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर ओपन कंटेनर के लिए, ये याद रख लेना, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर के लिए नहीं। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो मतलब दो चीज़ हमें कांस्टेंट मिल रही है, प्रेशर और वॉल्यूम, दो हिंट मिल गया आप क्वेश्चन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो अब हमें पता है क्या है, PV बराबर क्या होता है nRT, आइडियल गैसिफिकेशन, और हमें दो चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, ये मतलब nRT बराबर कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, तो हम इसकी जगह कांस्टेंट लिख दिए, तो मतलब हम लिख सकते हैं N1T1 बराबर N2T2, दिख रहा है आपको। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो N1 की वैल्यू हमारी कितनी है, इनिशियल N है, T1 की वैल्यू हमें 300 गिवन था, और N2 की वैल्यू हमारी कितनी बची 3n/5, और T पूछा था तो हम n से n कट गया, 3 से 100 आ गया, और ये T बराबर 500 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए सारी, SI में ले रहे हो तो SI में रखो, जिसमें ले रहे हो उसमें, ठीक है ना, ये नहीं कि एक SI में ले रहे हो एक MKS में ले लो, अलग अलग नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, चलो अगला क्वेश्चन, पांचवा टारगेट कंप्लीट करते हैं। द एंथैल्पी पढ़ना क्वेश्चन है ये, थर्मोकेमिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो
द एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ प्रोपेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। आपको गिवन है प्रोपेन, देखो क्वेश्चन जो जो गिवन है तुरंत उसे ही पकड़ा। प्रोपेन गिवन है, प्रोपेन मतलब C3H8, इतना तो पता होगा आपको। ग्रेफाइट गिवन है कार्बन ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन गिवन है H2, ठीक है। बोल रहा है इतना गिवन है, द एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ ग्रेफाइट कार्बन इतना इतना गिवन है, मतलब प्रोपेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन का कंबक्शन कितना गिवन है, इतना एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C3H8, मतलब फॉर्मेशन बोला है तो C3H8 बन रहा होगा, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या कार्बन प्लस H2 मिला होगा, तो हमारा क्या फॉर्मेशन पूछा है C3H8 का, ये बन रहा होगा। बैलेंस कर लो, ये बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 कार्बन 3 और ये 4 हाइड्रोजन 4H2, ठीक है, बस हो गया। अब हमें पता है क्या, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन कितना, कार्बन का कितना गिवन है, ध्यान देना। एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन कार्बन का कितना गिवन है, कार्बन का गिवन है यहाँ पे देखो -22, कंबक्शन प्रोपेन ग्रेफाइट कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन का ये है ना मिडिल वाला, सीक्वेंस में लिखा है। और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ किसका गिवन है, प्रोपेन का लिख लो, C3H8 का कितना गिवन है, -22.0। डाटा देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह अगर जो भी हो रही है तो वो तो देखना। और उसके बाद हमारा क्या है हाइड्रोजन, तो H2 का गिवन है हमारा, ये लिख लेना, कंबक्शन है हम हिंदी में, तो ये हमारा -393 -285.8 किलो जूल पर मोल, मतलब सब में है किलो जूल पर मोल। अब देखो उसके बाद हम कंबक्शन का फार्मूला क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन अगर जब निकालोगे कंबक्शन के टर्म में, कभी भी कंबक्शन के टर्म्स में अगर हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट कर लेना। तो रिएक्टेंट में क्या क्या है, देखो कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन का कितना गिवन है, रिएक्टेंट 3 कार्बन है, और कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन कितना गिवन है, -393.5, यही गिवन है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन भी है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन है, -393.5, और माइनस प्रोडक्ट का हमारे पास गिवन है, प्रोपेन का भी गिवन है, तो -22 ये गिवन है, ठीक है ना, 0.0 लिख दो। तब इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104, ये आंसर हो जाएगा। ये कि आप हमेशा कंबक्शन में अगर कभी भी एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन गिवन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना, बाकी फॉर्मेशन गिवन हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस आयनाइजेशन अगर गिवन है तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाकी सभी केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। और आज थोड़ा लाइट भी कट गई थी तो थोड़ा सा हम कोशिश किए हैं आपको जल्दी थोड़ा बताने की, पर अगर डाउट अगर कुछ लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मेरी कोशिश है कि जल्द कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बताएं और टू द पॉइंट चीज़ें बताएं और ज़्यादा ट्रिक और टेक्निक बताएं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।